हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 32। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वरदान को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। वहीं अरमान भी कैलिफोर्निया से निकल चुका था ताकि वह मैनेजर का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सके, जिससे वरदान को सच्चाई कभी पता न चल पाए। पर वह अब तक इस बात से अनजान है कि वरदान को तो सच्चाई पता चल चुकी है। क्या होगा जब वरदान को सच्चाई पता चल गई है? यह बात अरमान को पता चलेगी। अब आगे। अरमान कुछ ही घंटों में यूएस पहुंच चुका था। वह सबसे पहले अपने घर गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने आदमियों को फोन किया, जिन्हें उसने मैनेजर का पता लगाने के लिए कहा था। अरमान को उसके आदमियों ने बताया कि मैनेजर अपने घर में नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैनेजर गया तो गया कहाँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वापस होटल गया तो उसे पता चला कि रिसेप्शनिस्ट अर्पिता काम छोड़कर जा चुकी है और मैनेजर का भी कुछ भी अता पता नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। वह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसी मैनेजर का था, जिसका किडनैप वरदान ने किया था। अरमान ने वह मैसेज चेक किया तो उसमें लिखा था, मैनेजर बोला, सर, वरदान सर सच्चाई का पता लगाना चाह रहे थे। डर के मारे मैं किसी सेफ जगह पर छुपा हुआ हूँ। अगर आपको यह मैसेज मिले तो आप इस एड्रेस पर आ जाइए और हाँ, किसी को बताइएगा मत कि आप यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही अरमान ने यह मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, अरमान बोला, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अपनी कब्र खुद ही अपने हाथों से खोद दी। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा तो किसे क्या ही पता चलेगा। सब यही सोचेंगे कि तुम यहाँ से भाग चुके हो। तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो, आता हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने अपनी अलमारी से बंदूक निकाली और उसे अपने कोट की जेब में रखते हुए अपने घर से उस जगह के लिए निकल पड़ा जिसका एड्रेस मैनेजर ने भेजा था। वहीं दूसरी ओर वरदान बैठा कुछ देख रहा था। वरदान अपने आदमियों से फोन पर बोला। वरदान बोला, उस पर नजर रखना और हाँ, उसकी एक एक डिटेल मुझे चाहिए। हर जगह कैमरा लग चुका है। मुझे इमेज बिल्कुल साफ दिख रही है, पर जो तुमसे कहा था वह तुमने कर दिया। दूसरी तरफ उसके आदमी बोले, यस सर, हमने कैमरा हर जगह फिट कर दिया है। उसके घर से लेकर उसके बाथरूम में भी कैमरा है, उसकी पार्किंग में, उसकी कार में, यहाँ तक कि उसके घर के जो मिरर है उसमें भी कैमरा फिट हो चुका है। वरदान ने इतना सुना तो वह अपने लैपटॉप पर चल रहे उसकी गाड़ी के कैमरे को देखकर उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी से भरे चेहरे को देखकर वह खुद भी मुस्कुराया और बोला। वरदान बोला, तुमने शेर के इलाके में आकर शेर से पंगा लिया है अरमान। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब मैं बताता हूँ कि शेर से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। शेर सामने से वार करता है, तुम जैसे गीदड़ की तरह पीठ पीछे नहीं। तो बगल में खड़ा विनोद वरदान से बोला, तुझे यकीन है ये वहीं के लिए निकल रहा है? वरदान बोला, गिदड़ की फितरत आसानी से पता चल जाती है। जहां से उसे पहले खतरा नजर आता है, गीदड़ सबसे पहले उस खतरे को मिटाता है। इसे रास्ते से हटाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा। देख लेना, मेरे इस प्लान में वह जरूर फंसेगा। तुमने आरवी से बात की? विनोद बोला, मैंने साक्षी से बात कर ली है। वह आरवी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। अगर एक लड़की ही दूसरी लड़की को समझे तो लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं। वरदान बोला, ठीक है, लेकिन हमें जो भी करना होगा जल्द करना होगा।
तुम ध्यान रखना कि जब हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करें तब आरवी खुद अपने कानों से सारी सच्चाई सुने। उसे यकीन हो कि उसने जो सुना है वह बिल्कुल सच है। तब वह मेरी बात का यकीन करेगी। फिर जो मैं उसे बताऊंगा दिखाऊंगा वही सब सबूतों को मानेगी। विनोद बोला, चिंता मत कर, मैंने साक्षी को सब कुछ समझा दिया है। वरदान बोला, ठीक है, तू ये सब देख, मुझे शनाया को एयरपोर्ट पिक करने जाना है। जैसे ही वरदान ने शनाया का नाम लिया तो विनोद का मुंह बन गया। विनोद बोला, ये यहाँ क्यों आ रही है? ये तो इंडिया चली गई थी। वरदान बोला, तू इसको देखकर इतना चिढ़ क्यों जाता है? विनोद बोला, सिर्फ तुझे ही नहीं दिखाई देता, बाकी सबको दिखाई देता है कि कितनी चेप होती है वह तुझ पर। और याद रखना, तू इसी वजह से एक दिन आरवी के हाथों पिटेगा। जिस तरीके से ये शनाया तुझसे चिपकती रहती है ना, आरवी भाभी या तो इसका खून कर देगी या तेरा। वरदान बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरी दोस्त है और वैसे भी मेरे लिए वह आरवी जैसी ही है। विनोद वरदान की तरफ देखते हुए बोला। विनोद बोला, पर तू उसके लिए अदिति का भाई जैसा नहीं है, तू उसके लिए वरदान है। देख वरदान, मैं ज्यादा तो नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि जब ये शनाया तेरे आसपास होती है तो मुझे कभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। कहीं ऐसा न हो जाए कि तेरे और आरवी के रिश्ते को किसी की नजर लग जाए। मेरी बातों पर गौर करना, जितना हो सके उसको इस बात को क्लियर कर दे कि तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू बस उसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता और ना ही तेरा और उसका कोई फ्यूचर हो सकता है। तुझे लग रहा होगा कि मैं ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा हूँ, पर भाई न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अगर अरमान तेरे और आरवी की लाइफ से चला भी गया ना, तो ये शनाया आरवी को जीने नहीं देगी। वैसे ही तेरे और आरवी के बीच कम कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मेरी बात मान, कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही उन्हें जड़ से खत्म कर दे। शनाया ने तुझे अपने आप को पिक करने के लिए बुलाया है, क्या वो यहाँ तक नहीं आ सकती? और वो तेरे साथ तेरे घर में क्यों रहेगी? उसका भी तो घर है यहाँ। उसके भाई भाभी यहाँ रहते हैं तो वो उनके साथ रहे। तू उसे क्लियर मना कर दे कि तू उसे अपने घर पर नहीं रख सकता। अगर वो अकेली होती या यहाँ अदिति होती तो हम मानते। एक लड़की तेरे घर में रह सकती है, ये तेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तू उसे एक बहन या दोस्त की नजर से देखता है। लेकिन दुनिया वालों की नजर में ये बात होगी और आरवी की नजर में भी ये बात होगी कि घर वालों के होते हुए भी तूने शनाया को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। इस बारे में सोच। मुझे पता है शनाया तेरी बचपन की दोस्त है और मैं भी तेरा बचपन का ही दोस्त हूँ। शनाया की तेरे तरफ बढ़ती नजदीकियां, तेरे लिए बढ़ते एहसास, मैं समझ सकता हूँ उनको। वरदान बोला, तुझे ये कैसे लगा? विनोद बोला, जब तू और आरवी दोनों रिलेशनशिप में आए थे मैंने तब भी शनाया को कभी खुश नहीं देखा। तुम दोनों को साथ होते हुए देख, वह हमेशा यही चाहती थी कि आरवी और तू कभी एक साथ न रहे। याद कर, जब जब तू और आरवी मूवी देखने का प्लान बनाते तो शनाया कहीं न कहीं आकर टांग अड़ा देती। तुम कुछ भी प्लान करते तो शनाया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता। मेरी बात पर गौर करना। वरदान ने विनोद की बात सुनी, फिर कुछ सोचते हुए बोला। वरदान बोला, ठीक है, मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर। मुझे पता है तू मेरे लिए भले के लिए सोचता है। मुझे और आरवी को एक करने में तूने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चिंता मत कर, मैं किसी भी तीसरे को अब हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। विनोद बोला, चल ठीक है, तू बस इंतजार कर आरवी के यहाँ आने का। मैं तब तक इस अरमान को निपटा के आता हूँ। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। ऐसा फंसने वाला है ये बेचारा कि इसको तो अंदाजा भी नहीं होगा। वरदान ने इतना सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विनोद वहां से जा चुका था, लेकिन वरदान के दिमाग में अनगिनत सवाल डाल चुका था। वरदान ने देखा कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जब वरदान ने अपना फोन चेक किया तो उस पर शनाया का फोन आता देख वरदान ने फोन कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से शनाया बोली,
शनाया बोली, वरदान तुम कहाँ हो? मुझे लेने नहीं आए एयरपोर्ट पर, मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। वरदान बोला, शनाया मैं नहीं आ सकता, तुम एक काम करो, सीधे अपने घर चली जाओ। और वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी तो हैं यहाँ, तो तुम मेरे घर जाकर क्या करोगी? या तुम्हारे घर पर कोई होता नहीं तो मैं मानता कि अकेले शहर में तुम कैसे रहोगी। और वैसे भी जब तुम अकेली इंडिया से यहाँ आ सकती हो तो तुम अकेली कहीं भी सरवाइव कर सकती हो। बच्ची नहीं हो शनाया, तुम बड़ी हो चुकी हो। सो बी मैच्योर। मैं काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ, अच्छे से घर जाना। इतना कहकर वरदान ने फोन काट दिया। वही शनाया कुछ कहती उससे पहले ही फोन कट चुका था। शनाया ने जब वरदान की यह बात सुनी तो उसे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वरदान ने उसे अपने घर आने से मना किया है या उसकी कोई बात काटी है। वह हमेशा वरदान के सामने ऐसी बनी रहती थी जैसे उसे वरदान का भला सोचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अदिति को उसकी यह बात बहुत बुरी लगती थी कि वह जरूरत से ज्यादा चेप होती है। शनाया ने जब वरदान की यह हरकत देखी तो वह तो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वरदान उसकी बात यूं काट डालेगा। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींची और अपने नाखूनों को अपने हाथों पर गाड़ते हुए बोली। शनाया बोली, यह सब उस आरवी की वजह से हुआ है। पहले जब वह थी तब भी तुम मुझे इग्नोर करते थे, और आज जब तुम उसका सच पता कर रहे हो तब भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं वरदान, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं इतनी आसानी से इग्नोर होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी भी आरवी का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह गुस्से से पैर पटकती हुई एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चली गई। शनाया अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसके भैया भाभी दोनों बैठे चाय पी रहे हैं। अपने भैया भाभी को चाय पीते देख शनाया और गुस्से से ज्यादा उबल गई। गुस्सा तो उसे वरदान की बातों से आया था, लेकिन उसने अपने गुस्से को उसे कहीं तो निकालना था। उसकी भाभी से उसकी बनती नहीं थी। कारण यह था कि वह अपनी दोस्त की शादी अपने भाई से कराना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने किसी और लड़की को पसंद करके उससे शादी कर ली, जिसका गुस्सा शनाया आज भी अपनी भाभी पर निकालती थी। जैसे ही शनाया के भैया और भाभी ने यह देखा कि शनाया घर आई हुई है तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि शनाया घर आ सकती है। कुछ समय पहले ही शनाया लड़ झगड़ के ही यूएस से इंडिया चली गई थी। इंडिया जाने के पीछे उसका मुख्य कारण तो वरदान ही था, लेकिन घर वालों को शक न हो जाए इस कारण उसने अपने भाई और भाभी के साथ लड़ाई कर दी और वहां गुस्से से इंडिया चली गई। शनाया का भाई शनाया की तरफ देखते हुए बोला। शनाया का भाई बोला, शनाया तुम यहाँ अचानक? शनाया अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, क्यों भाई, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? शनाया का भाई बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमने आने की खबर नहीं दी। खबर दी होती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। शनाया बोली, आप अपनी बीबी के साथ मिलकर घर वालों के सामने यह ढोंग करिएगा। मुझे आपके प्यार भरे ढोंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तभी शनाया का भाई शनाया की तरफ देखते हुए शनाया से बड़ी ही प्यार से बोला। शनाया का भाई बोला, शनाया मैं बस पूछ रहा था। जब तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब भी प्यार से दो। बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हारी हर जीत को, गुस्से को, लाड़ प्यार को टॉलरेट किया जाए। शनाया बोली, क्यों भाई, पहले तो आपको मेरी जिद, मेरा गुस्सा सब कुछ अच्छा लगता था। जैसे ही आपकी शादी क्या हुई आप तो तुरंत बदल गए। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद भाई बदल जाता है। वह अपनी बीबी के साथ में चलता है। मुझे पता है ये शब्द आपके मुंह से निकल जरूर रहे हैं, पर इसे सिखाया किसी और ने है। इतना कहकर शनाया अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। शनाया का भाई शनाया से बोला, मैं जो कह रहा हूँ वह मेरी इंडिविजुअली चॉइस है। मुझे इसमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया है और तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हो चुकी है कि मैं तुम्हें टोकना जरूरी है।
शनाया बोली, वह सब छोड़िए, मेरा कमरा साफ करवा दीजिए, मैं यहीं रुकूंगी कुछ दिन। तभी शनाया की भाभी शनाया को रोकते हुए बोली, शनाया तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। शनाया बोली, प्लीज आप अपना यह ड्रामा अपने पास रखो, अपने मासूम चेहरे में ना तुम मेरे भाई को फंसा सकती हो, मुझे नहीं पीनी चाय, मेरे कमरे में कॉफी भिजवा देना मेरी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। खैर छोड़ो, तुमसे क्या ही कहना, तुम्हारे घर में तो कोई कॉफी पीता भी नहीं होगा। और हाँ, वह मिडिल क्लास वाली कॉफी मत डालना, मेरी कॉफी भाई को पता है, उनसे पूछ लेना कि मैं कौन सी कॉफी पीती हूँ। तभी शनाया का भाई बोला, शनाया इनफ, तमीज से बात करो, भाभी है वो तुम्हारी। शनाया बोली, तो भाभी है तो इसे बोलो अपने काम से काम रखे, अगर मुझसे बात करेगी तो इन्हें ऐसे ही जवाब मिलेंगे। शनाया का भाई बोला, श्रुति तुमसे बड़े प्यार से पूछ रही है तो तुम भी बड़े प्यार से जवाब दो ना। और हाँ, श्रुति मेरी पत्नी है, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। जितनी अमीर तुम नहीं हो ना, अभी उससे ज्यादा अमीर श्रुति है। शनाया बोली, वह तो इसलिए क्योंकि आप अमीर हो भाई, और आपके पैसों के लिए ही तो इसने आपसे शादी की है। शनाया का भाई विक्रांत बोला, तुम्हें कुछ समझाना मतलब अपने सर पर पत्थर फोड़ने जैसा है। तुम यह बात तब समझोगी जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। पैसों से तोलना बंद कर दो हर किसी को, शनाया, नहीं तो बहुत पछताओगी तुम। किसी दिन कोई ऐसा सामने खड़ा होकर तुम्हारे घमंड को तोड़ेगा कि तुम्हें उसकी उम्मीद नहीं होगी। शनाया बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई, मुझे पता है आप इनकी ही साइड लोगे। इतना सुनते ही विक्रांत बोला, मैं साइड नहीं लेता हूँ शनाया, पर जो गलत है सो गलत है। पैसों से किसी को भी जज करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वह भी तुम्हारे खुद के कमाए हुए नहीं हैं। जिस दिन तुम खुद कमाओगी उस दिन जान पाओगी कि एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है। पापा के पैसों पर अय्याशी करना बहुत आसान है, पर खुद के पैसों से खुद के शौक पूरे करके दिखाओ तो बात माने। शनाया बोली, हाँ भाई, अब तो आप ऐसा ही बोलेंगे, आखिर आपकी शादी हो चुकी है, अब तो आप मुझे एक एक पैसे देने में भी कंजूसी करोगे। विक्रांत बोला, मैंने ऐसा कब कहा, मेरे पास जो है वह सब तुम्हारा ही तो है, आखिर बहन हो तुम मेरी, लेकिन तुम्हें पैसों का महत्व समझना होगा। अमीर होने का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, अमीर होने का मतलब यह भी होता है कि तुम्हारे पास संस्कार, फीलिंग्स, सबसे प्रेम करना नाम की चीज भी होनी चाहिए। इतना समझ होनी चाहिए कि अगर खुद के पास ज्यादा हो तो दूसरे के पास कम हो, तब उसे गरीबी का एहसास नहीं कराना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, तुम्हारी कॉफी तुम्हारे कमरे में मिल जाएगी। और हाँ, ध्यान रहे, आइंदा अगर श्रुति से इस रूखे व्यवहार से बर्ताव किया या बात की तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विक्रांत ने यह कहा तो शनाया अपने भाई की तरफ गुस्से से देखकर बोली। शनाया बोली, बस भाई, बहुत बोल लिया आपने, मैं यहाँ नहीं आती, और वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है तब से आप बस श्रुति श्रुति ही कहते हैं, न जाने क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर। अगर आप मेरी बेस्ट फ्रेंड रोमिका से शादी करते तो आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाती। आखिर उसके पापा यूएस के एक बड़े बिजनेसमैन जो हैं। पर खैर, आपको तो यह पसंद आ गई ना, न जाने ऐसा क्या जादू किया है इन्होंने आपके ऊपर। विक्रांत बोला, शनाया इनफ, जाओ अपने कमरे में। अपने भाई को यूं गुस्सा होता हुआ देख और उसकी कोई बात न सुनता देख शनाया गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और फिर श्रुति की तरफ देखते हुए बोला। विक्रांत बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो इसे श्रुति, जबकि ये तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करती है। तो श्रुति बोली, रहने दीजिए ना विक्रांत, बच्ची है, समझ जाएगी। विक्रांत बोला, बच्ची नहीं है, वह बड़ी हो चुकी है, सही और गलत का फर्क आना चाहिए उसे। श्रुति बोली, उसने क्या गलत कहा है विक्रांत? हाँ, मेरे पापा मिडिल क्लास फैमिली से थे,
लेकिन शनाया को यह बात समझ नहीं आएगी, तो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। बाकी शनाया क्या सोचती है, क्या समझती है, मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। आपने मेरी काबिलियत देखी, मेरे संस्कार देखे, मेरी बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदरूनी सुंदरता देखी। आप इसकी इज्जत करते हैं, मेरे लिए यह काफी है। आप बैठो, मैं शनाया के लिए कॉफी बनवा कर भिजवाती हूँ। विक्रांत बोला, तुम बहुत अच्छी हो श्रुति, पर तुम कभी कभी अपनी ही दुश्मन बन जाती हो। तुम्हें पता है, शनाया गलत है। कभी कभी जवाब देना भी सही होता है, और कभी कभी चुप रहना गलत करने वालों से भी ज्यादा गलत होता है। श्रुति बोली, चिंता मत करिए, जब कभी वह समय आएगा कि मुझे लगेगा कि शनाया अति कर रही है, तो मैं शनाया को अच्छे से जवाब दूंगी। आप बैठिए, मैं कॉफी बनवा कर भिजवाती हूँ। शनाया के कमरे में इतना कहकर श्रुति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई। वहीं विक्रांत श्रुति को जाते हुए देख रहा था। विक्रांत खुद से ही बोला, न जाने कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में। श्रुति, जिसके पास ज्यादा पैसा न होते हुए भी उसे हर किसी से प्यार से रिश्ता निभाना आता है, और यहाँ एक मेरी बहन है जिसके पास हर सुख सुविधा होते हुए भी वह अच्छे संस्कार सीखना भूल गई। अगर समय रहते ही सुधर जाएगी तो शायद अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, नहीं तो अपनी जिंदगी को खराब करने वाली शनाया खुद होगी। वहीं विक्रांत को अपनी बहन की चिंता है, जिसे पता है उसकी बहन का रवैया लोगों के लिए कैसा होता है। तो वहीं वरदान पहुंच चुका है सच के बहुत करीब। देखना होगा कि कहानी क्या नया मोड़ लेती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।